मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था कि किसी आदमी की काबिलियत इस बात से नहीं मेजर की जा सकती कि वो कंफर्टेबल सिचुएशन में क्या स्टैंड लेता है, बल्कि इस बात से होती है कि चैलेंज और कंट्रोवर्सी फेस करने पे वो कैसे डिसीजंस लेता है। दोस्तों, हमने कई वॉर्स के बारे में अपनी किताबों में पढ़ा है और आज एक फुल फ्लेश्ड वॉर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के रूप में अपनी आंखों के सामने भी देख रहे हैं। ये युद्ध भी एक समय पे खत्म हो जाएगा, इसकी हमें पूरी आशा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पॉलिटिकल सर्कल्स में सदियों से एक ऐसी वॉर चली आ रही है जो खत्म होने का नाम नहीं लेती। प्राचीन समय से पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, सत्ता आदि जैसे एस्पेक्ट्स अक्सर मेल्स के एक्सपर्टीज से जोड़े गए हैं और इन फील्ड्स में मेल का डोमिनेशन भी ज्यादा देखने को मिलता है। ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन में 50.42% मेल्स और 49.58% फीमेल्स होने के बावजूद आज भी लगभग 197 कंट्रीज में से कुछ 23 या 24 ही देश ऐसे हैं जिनकी लीडर यानी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट एक महिला है। लेकिन क्या मेल डोमिनेटेड होने के कारण ये समझना सही है कि मेल लीडर्स अपनी लीडरशिप और गवर्नेंस में हमेशा कामयाब हो पाए हैं? क्या फीमेल लीडर्स अपने कंपैशन के कारण बेहतर लीडर साबित हो सकती हैं? दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं कुछ सवालों से जुड़े पहलुओं पे आपसे चर्चा करेंगे। हम स्टडीज और सर्वे के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि आज 21वीं सदी के विश्व के लिए बेहतर लीडर कौन बन सकता है, मेल या फीमेल। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, आज आप सबके सपोर्ट और स्टडी आईक्यू की पूरी टीम की मेहनत से स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल ने पूरे कर लिए हैं 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ये जर्नी कभी पूरी नहीं हो पाती अगर आप यानी स्टडी आईक्यू के स्टूडेंट्स और व्यूअर्स हमारे साथ नहीं होते। और आपकी इसी सपोर्ट और प्यार को अप्रिशिएट करने के लिए आज 12 घंटों के लिए स्टडी आईक्यू के ऐप पर आपको मिलेंगे स्पेशल गिफ्ट्स जो फॉर श्योर आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। पर क्या है वो स्पेशल गिफ्ट्स? जानने के लिए स्टडी आईक्यू के ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, जिसकी लिंक आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगी। दोस्तों, कई ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स रिवील करते हैं कि मोस्ट इफेक्टिव कोरोना वायरस रिस्पॉन्सेज वाले देशों में एक चीज समान थी। पैंडेमिक के दौरान उस देश को प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट रूप में एक महिला गवर्न कर रही थी। स्टडीज ने कई देशों के उदाहरणों के थ्रू इस बात को प्रूव करने की कोशिश भी की है, जैसे ताइवान प्रेसिडेंट साई इंग वेन द्वारा बाकी देशों की तुलना में कोविड सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लेना, डैनिश प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन का डेनमार्क में अर्ली लॉकडाउन इंपोज कर देना, आइसलैंडिक प्राइम मिनिस्टर कैटरीन जोकोब्सदोतीर द्वारा आइसलैंड के सारे सिटीजन्स को फ्री टेस्टिंग ऑफर करना ताकि केसेस को जल्दी डिटेक्ट किया जा सके, फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल का काम, कंपोज और साइंटिफिक रिगर के साथ सिचुएशन से संबंधित जर्मन वासियों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जर्मनी द्वारा मास टेस्टिंग को इफेक्टिवली रोल आउट भी कराया गया था और इफेक्टिव लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस के कारण नेबरिंग कंट्रीज के मुकाबले जर्मनी में कम डेथ टोल्स देखने को मिले थे। कोविड-19 पैंडेमिक द्वारा पेश की गई चुनौतियों को न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा अर्डर्न ने भी बखूबी हैंडल किया था। उन्होंने कोविड रिस्पॉन्स में काफी स्विफ्ट और प्रैग्मेटिक डिसीजंस लिए, जिसके कारण कई एक्सपर्ट्स उन्हें मोस्ट इफेक्टिव लीडर ऑन द प्लैनेट अर्थ भी कहते हैं। इनफैक्ट 2020 में पैंडेमिक के फर्स्ट वेव के दौरान न्यूजीलैंड उन कुछ देशों में से था जो सबसे पहले वायरस फ्री घोषित किया गया था। एक्सपर्ट्स ने उनके डेली टेलीवाइज्ड कोविड-19 ब्रीफिंग्स और फेसबुक लाइव्स द्वारा न्यूजीलैंड पब्लिक को अप टू डेट इंफॉर्मेशन देने के लिए भी प्रशंसा की थी। रिपोर्ट्स बताते हैं कि जेसिंडा ने अपने नेतृत्व में स्टिमुलस पैकेजेस द्वारा न्यूजीलैंड की इकोनॉमी को भी इस दौरान भारी नुकसान पहुंचाने से बचाया है। दोस्तों, इन एग्जाम्पल से ये तो साफ दिखता है कि कोविड जैसे महामारी के दौरान दुनिया भर की फीमेल लीडर्स अपने एक्शंस में इनोवेटिव और डिसीजिव साबित हुई हैं। वहीं दूसरी ओर पॉपुलिस्ट लीडर्स वाले देश हैं जिन्होंने अपने मेल लीडर्स की कोरोना वायरस के प्रति पुअर रिस्पॉन्स के कारण दुनिया में फास्टेस्ट रेट्स ऑफ इन्फेक्शन और हाईएस्ट डेथ टोल्स देखे हैं। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को वायरस के प्रति स्लो रिस्पॉन्स, व्हाइट हाउस ब्रीफिंग के दौरान उनके कंफ्यूजिंग मैसेजेस और डेंजरस और अनप्रूवन मेडिकल एडवाइस ऑफर करने के कारण काफी क्रिटिसाइज किया गया था। फर्स्ट वेव के दौरान यूएसए में लैक ऑफ टेस्ट और मेडिकल और पीपीई रिसोर्सेज की कमी के कारण भी उनकी काफी आलोचना की गई थी। इसके अलावा ब्राजीलियन प्राइम मिनिस्टर जायर बोल्सोनारो ने तो ये तक दावा किया था कि कोविड-19 के प्रति लोगों का रिएक्शन केवल मीडिया द्वारा क्रिएट की गई एक हाइप है
उन्होंने अदर फॉर्म्स ऑफ फ्लू को कोरोना वायरस से ज़्यादा डेंजरस बताते हुए अपने देश में स्ट्रिक्ट मेजर्स न लेने के कारण ब्राज़ील में डेथ टोल्स और ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिए थे। इनफैक्ट इस दौरान उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर को भी ऑफिस से रिमूव कर दिया था, क्योंकि उन्होंने पीएम को सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स इम्पोज होने के बावजूद पब्लिक में जाने के लिए क्रिटिसाइज किया था। बता दें कि बोल्सोनारो पहले भी अपने बयानों के कारण कंट्रोवर्सी में रह चुके हैं, जब उन्होंने वेरियस एनजीओस को डिवास्टेटिंग अमेज़न वाइल्ड फायर्स के लिए जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने ब्राजील के इंडिजिनस पीपल के अगेंस्ट भी रेशियली इंसेंसिटिव कमेंट्स मीडिया में दिए थे, जिसे काफ़ी लोगों ने कंडेम किया था। दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार मेल और फीमेल लीडर्स में डिफरेंट रिस्पॉन्स का ऐसा ही कुछ पैटर्न टेररिस्ट अटैक्स के दौरान भी देखने को मिलता है। 2019 के क्राइस्ट चर्च टेररिस्ट अटैक्स के बाद भी जेसिंडा अर्डर्न दुनिया भर में अपने टफ स्टैंड और लीडरशिप के कारण न्यूज़ में बनी रही थी। मार्च 15, 2019 के दिन एक लोन गनमैन जो व्हाइट सुप्रीमेसी का सपोर्टर था, उसने क्राइस्ट चर्च में 2 मस्जिदों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर 51 लोगों की जान ले ली थी। जेसिंडा अर्डर्न ने गनमैन और उसके कार्यों की कठोर शब्दों में निंदा करते हुए उसे एक टेररिस्ट अटैक घोषित किया, जो एक लीडर के लिए टफ स्टैंड समझा गया था, क्योंकि अक्सर व्हाइट सुप्रीमेसी से इंस्पायर्ड अटैक्स को टेररिज्म का एंगल देने से लीडर्स और मीडिया दोनों ही कतराते हैं। इतना ही नहीं, जेसिंडा ने न्यूजीलैंड के गन लॉज को स्ट्रिक्ट करने के लिए भी तेजी से कदम उठाए। हमलों के 6 दिन बाद मिलिट्री स्टाइल सेमी ऑटोमेटिक फायर आर्म्स पर प्रतिबंध लगाया और 62,000 से अधिक प्रोहिबिटेड फायर आर्म्स को गन बायबैक स्कीम के माध्यम से मार्केट में सर्कुलेट होने से रोक दिया। इसके विपरीत 2019 में टेक्सास में स्थित एल पासो शहर में हुए मास शूटिंग्स के बाद, जिसमें 23 लोग मारे गए थे, ट्रंप एल पासो विजिट करने के दौरान मुस्कुराते हुए और थम्स अप का साइन दिखाते हुए और फोटो खिंचवाते हुए नजर आए थे। उनकी स्पीच में आश्वासन और कॉन्डोलेंसेस के कोई मैसेजेस नहीं थे, बल्कि उन्होंने वायलेंस का ब्लेम वीडियो गेम्स और मीडिया पर डालना ज्यादा बेहतर समझा और गन कंट्रोल के इशू को भी एड्रेस नहीं किया था। अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो इसने भी कई महान फीमेल लीडर्स को जन्म दिया है। इंडिया की आयरन लेडी कहे जाने वाली भारत की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इंडिया को इंटरनेशनल मैप पे उस वक्त जगह दिलाई जब विश्व भारत को एक कमजोर देश समझता था। उनकी लीडरशिप में भारतीय सेना ने 1971 वॉर ऑफ पाकिस्तान जीतकर बांग्लादेश को लिबरेट करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। वहीं कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट भी उनके नेतृत्व में किया गया था। यूएसए पे अपनी वीट डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन भी श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लॉन्च हुआ था, जो काफी सक्सेसफुल साबित हुआ है। मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स में अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के कारण सुषमा स्वराज जी का भी नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। 7 बार एमपी और 3 बार एमएलए के पद संभालने वाली श्रीमती सुषमा स्वराज को जीवन भर अपनी निष्ठा, मेहनत और लगन से भारत की तरक्की के लिए काम करते हुए पाया गया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के रूप में उन्होंने सोशल मीडिया, ट्विटर का इस्तेमाल कर कई इंडियन डायस्पोरा की मुसीबत के समय मदद की थी और दुनिया भर में स्थित इंडियन एम्बेसीज को भी इफेक्टिवली फंक्शन करने के लिए वो प्रेरित करती थीं। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट की गई एक सेपरेट स्टडी में ये भी पाया गया कि 1981 और 2009 के बीच यूएस कांग्रेस वुमेन ने मेल काउंटर पार्ट्स की तुलना में ज़्यादा बिल्स स्पॉन्सर और को स्पॉन्सर किए और जिन लेजिस्लेशंस को उन्होंने सपोर्ट किया वो लॉ बनने में ज़्यादा सफल रहे थे। कुछ साल पहले कंडक्ट किए गए ब्राज़ील की एक स्टडी के अनुसार विमेन मेयर्स के इरेगुलरिटीज और इलीगल प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होने के चांसेस मेल मेयर्स की तुलना में कम थे। साथ ही ब्राज़ील के फेडरल ऑडिट्स ने भी ये डिस्कवर किया कि फीमेल मेयर्स वाली म्युनिसिपैलिटीज में करप्ट बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी 29% से 35% तक कम थी। 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स, मिशिगन, सीगन और यंगस्टाउन के रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया था कि जिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसीज ने विमेन को इलेक्ट किया था उन्होंने मेल इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज से ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ रिकॉर्ड किए थे। रिसर्च से ये बात भी सामने आई कि इलेक्शंस में विमेन कैंडिडेट के अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस पेंडिंग होने के चांसेस मेल कैंडिडेट्स के मुकाबले कम थे। इस स्टडी के अनुसार विमेन लेजिस्लेटर्स ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में भी ज्यादा इफेक्टिव पाई गई हैं। इन स्टडीज के साथ साथ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि एक अच्छे लीडर को अपने नेतृत्व में प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने के साथ एम्पैथी और वार्मथ जैसे ह्यूमन नीड्स को भी बैलेंस करके चलना पड़ता है और हमें ये ट्रेट्स अक्सर फीमेल लीडर्स में देखने को मिलते हैं। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान एंजेला मर्केल के केयरफुल कैलकुलेशन और लीडरशिप के कारण न केवल ग्रीस को बचाया गया बल्कि यूरोप को भी न्यू फाइनेंशियल बिगनिंग करने का मौका मिला था।
साथ ही उन्होंने अपने देश जर्मनी के लिए इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस इंट्रोड्यूस किए ताकि लॉन्ग टर्म रिसेशन से जर्मनी को बचाया जा सके। उन्होंने जर्मनी के बॉर्डर्स भी युद्ध से भाग रहे सीरियन और इराकी रेफ्यूजीज के लिए ऐसे वक्त में खोले थे जब अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज ने उन्हें पनाह देने से मना कर दिया था। जेसिंडा अर्डर्न भी पॉलिटिकल रियाद में अपनी स्टेबिलिटी को बैलेंस करते हुए गन कंट्रोल, पॉल्यूशन और पेरेंटल लीव जैसी पॉलिटिकली डिफिकल्ट लेजिस्लेशंस को पुश करती हुई नजर आई हैं। इसी प्रकार लेबनान में फॉर्मर एमपी पॉला याकूबियन ने अपने टेन्योर के दौरान गवर्नमेंट फेलियर्स को एक्सपोज किया, करप्शन के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई, दफा कैंपेन के माध्यम से अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए फंड्स रेज किए। यूएसए में पॉलिटिशियंस अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कॉर्टेस और इल्हान ओमार लगातार ओल्डर और मेल पॉलिटिशियंस को इमिग्रेशन, क्लाइमेट क्राइसिस और साइबर सिक्योरिटी जैसे कंसेंशियस टॉपिक्स पे इनिशिएटिव्स लेने के लिए चैलेंज करती रहती हैं। महाराष्ट्र के एमपी सुप्रिया सुले भी एक काबिल लेजिस्लेटर साबित होती नजर आई हैं। इनफैक्ट 2019 के 16th लोकसभा में इन्होंने ऑपोजिशन में रह के 22 प्राइवेट मेंबर बिल्स और सबसे ज्यादा डिबेट्स इनिशिएट किए थे। साथ ही सुले जी यशवंतराव छावन प्रतिष्ठान के सपोर्ट के साथ महाराष्ट्र में एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए काम कर रही हैं। फार्मर्स को उनकी फसल का सही दाम मिल सके, इसके लिए उन्होंने आठावाड़ी बाजार भी शुरू किया है। इसके अलावा केवल गवर्नमेंट में ही फीमेल लीडर्स और पायनियर्स आगे नहीं बढ़ रही हैं, बल्कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एडवांस साइंसेज एंड डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर एंड साइंस लीड एट द एमिरेट्स मार्स मिशन साइंटिस्ट सारा अमीरी मार्स पे जाने के लिए 2 मिशंस प्रिपेयर करने में मदद कर रही हैं, जिसमें लोकली मेड सैटेलाइट होप प्रोब भी शामिल है। दोस्तों, एग्जाम्पल्स और स्टडीज महिलाओं को बेटर लीडर्स तो बताते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूएन विमेन के अनुसार वर्ल्ड के पार्लियामेंट्स में विमेन का वर्ल्ड एवरेज केवल 24.9% ही है, जिनमें 6.6% महिलाएं हेड्स ऑफ स्टेट्स और 6.2% महिलाएं हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की पोजीशन पे हैं। इंडिया की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्च 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार पार्लियामेंट में केवल 14% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महिलाएं हैं। इंडियन फीमेल पॉपुलेशन 48.04% है और मेल प्रोडक्शन 51.96%। बावजूद उसके महिलाएं गवर्नमेंट के सारे लेवल्स पर अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। इनफैक्ट लगभग 788 सीट्स वाले इंडियन पार्लियामेंट में 2020 में पहली बार विमेन पार्लियामेंट्रियंस की संख्या 103 तक पहुंची थी, जो खुद में एक नया रिकॉर्ड था। स्टेट लेवल पे भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड कैंडिडेट्स में महिलाएं केवल 9% प्रेजेंटेशन के साथ शामिल हैं। 25 ईयर्स बाद भी 33% रिजर्व सीट्स फॉर विमेन प्रोवाइड करने वाला विमेन रिप्रेजेंटेशन बिल अभी तक अप्रूव नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के अनुसार विमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट में 153 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक 122 बताई गई है। लेकिन रवांडा, क्यूबा, बोलिविया और यूएई जैसे एक्सेप्शंस हैं जहां फीमेल पार्लियामेंट्रियंस हाई परसेंटेज में मौजूद हैं। रवांडा ऐसा पहला देश था जिसके लोअर हाउस में 61.3% के साथ फीमेल मेजोरिटी में थी। यूएई की कैबिनेट में भी 9 फीमेल मिनिस्टर्स शामिल हैं। दोस्तों, चिंता वाली बात यह है कि ऐसे युग में जहां विमेन ने एजुकेशनल अटेनमेंट और वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में हाई अचीवमेंट्स रजिस्टर किए हैं, वहां बहुत कम महिलाएं पॉलिटिकल या कॉर्पोरेट लीडरशिप के हाईएस्ट लेवल्स तक सफर करती हुई नजर आती हैं। भले ही इफेक्टिव क्राइसिस मैनेजमेंट और बेटर एम्पैथिक अप्रोच जेसिंडा और अन्य फीमेल लीडर्स को 21st सेंचुरी की न्यू पावर ब्रोकर्स की तरह कैरेक्टराइज करते हों, लेकिन आज भी सीट ऑफ पावर और गवर्नेंस तक पहुंचना फीमेल्स के लिए चुनौतियों से भरा रहता है। एक्सपर्ट्स और स्टडीज इसके कई कारण बताते हैं। एक सर्वे के अनुसार हाईएस्ट सीट ऑफ पावर तक पहुंचने के लिए महिलाओं को कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जिनमें सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ एक्सेस टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज, कल्चरल बायसेस और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज शामिल हैं। ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन की रीसेंट स्टडी ने एक और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन आगे रखा है। इंस्टीट्यूशन का मानना है कि विमेन शायद इसलिए भी हायर पॉलिटिकल पोजीशन पर नहीं पहुंच पाती क्योंकि पॉलिटिकल करियर को लेकर उनके खुद के एम्बिशंस लिमिटेड होते हैं। इंस्टीट्यूशन ये भी सजेस्ट करता है कि उनके कम एम्बिशियस होने की वजह उनका अपने क्वालिफिकेशंस को अंडर वैल्यू करना और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ज़्यादा प्रायोरिटी देना हो सकता है। एक्सपर्ट्स पब्लिक परसेप्शन को भी एक हर्डल मानते हैं। अक्सर मीडिया और पब्लिक उन फीमेल लीडर्स को नेगेटिवली परसीव करती है जो अनमैरिड या चाइल्डलेस होती हैं। एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर और पॉलिसी रिफॉर्मर होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जूलिया गिलार्ड को चाइल्डलेस होने के कारण बैरन और कोल्ड पोर्ट्रे किया जाता था।
दूसरी ओर क्रिस एल्मोर जैसे मेल पॉलिटिशियंस इस तरह ट्रीट नहीं किए जाते। उनकी पर्सनल लाइफ कैसी भी हो, उन्हें उनकी पॉलिसीज के थ्रू जज किया जाता है। इनफैक्ट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित डॉक्टर ब्रिटेनी एल स्टाल्सबर्ग की एक रिसर्च भी इस फैक्ट को कंफर्म करती है कि फैमिली ऑब्लिगेशन विमेन के पॉलिटिकल करियर्स को कंस्ट्रेन करता है, लेकिन मेन को इस तरह का सेटबैक फेस नहीं करना पड़ता और वोटर्स चाइल्डलेस फीमेल कैंडिडेट्स को चाइल्डलेस मेल कैंडिडेट्स की तुलना में लो रैंकिंग भी देते हैं। दोस्तों, बेशक इस बात को ब्रॉडली क्लेम करना गलत होगा कि महिलाएं हमेशा पुरुषों से बेहतर लीडर बनती हैं, लेकिन जैसे जैसे दुनिया हमारे चारों ओर तेजी से बदल रही है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को भी बदलने का समय आ गया है। विमेन को पॉलिटिकल लीडरशिप रोल्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने के साथ साथ लोगों में उनके प्रति प्रेजुडाइज को भी खत्म करने की जरूरत है। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि लीडरशिप को केवल जेंडर स्पेसिफिक नजरों से ना देखा जाए। पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में लीडर के जेंडर से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि लीडर अपने देश और उसके वासियों के प्रति कितनी निष्ठा, ईमानदारी और लगन के साथ काम करता है। आज 21वीं सदी में फीमेल लीडरशिप को और बढ़ावा तो दिया ही जाना चाहिए, लेकिन केवल उसके जेंडर को नहीं बल्कि उसकी काबिलियत को देखकर उसे देश संभालने का जिम्मा सौंपना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी एक केस स्टडी जहां पे हमने डिस्कस किया कि क्या फीमेल्स मेल्स के कंपैरिजन में बेहतर लीडर्स होती हैं। पर उस मुद्दे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज के समय में जहां पे हम इक्वालिटी की बात करते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की बात करते हैं, वहां पे इंडियन पॉलिटिकल स्फीयर में महिलाओं का इतना कम रिप्रेजेंटेशन कहां तक वैलिड है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसके अलावा ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रिलेवेंट है और इससे जुड़े सवाल विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड GS1 के सोसाइटी सेक्शन और गवर्नेंस से रिलेटेड GS2 के पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, इन द 21st century वी नीड मोर फीमेल लीडर्स लीडिंग द वर्ल्ड, व्हाई? एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।